आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आवाज आ रही है। आज का विषय है आदर्श लोकतंत्र। राजनीतिक खंड है। विषय संख्या है 302। आज हम जानेंगे कि आदर्श लोकतंत्र क्या है। क्या हमारा देश आदर्श लोकतंत्र के अंतर्गत आता है? इसकी क्या पहचान है और हम कैसे भारतीय लोकतंत्र को आदर्श लोकतंत्र में बदल सकते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधुनिक समाज की पहचान है। आज दुनिया के लगभग हर देश लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। यह अच्छी बात है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह जनता का शासन है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम गहराई से देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ती हैं। इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। आम तौर पर लोकतंत्र की अच्छाइयों को ही गिनाया जाता है। जो उसकी बुराई है या उसकी कमी है उसको लोग नहीं देखते, या देखते भी हैं तो उस स्तर पर नहीं देखते। इस स्तर पर देखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला आदर्श और दूसरा विकृत। आज हम आदर्श की बात करेंगे। आदर्श लोकतंत्र जीवन पद्धति से शुरू होकर शासन पद्धति तक जाता है। मतलब पहले वह जन सामान्य के जीवन शैली का हिस्सा होता है, तब वह जाकर शासन में बदलता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यूरोपीय देशों में लोकतंत्र ऐसे ही आया है। खासकर इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो लोकतंत्र है वह हजारों सालों का दिन है। राजतंत्र समय के अनुसार अपना रूप बदला, धीरे धीरे लोकतंत्र में विकसित हुआ। इसके उलट भारत और जो बाकी एशियाई देश हैं उनके यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पे पहले शासन पद्धति में आया, जीवन पद्धति में नहीं आया। हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वह हमने इंग्लैंड से लिया है, आयात किया है। जाहिर सी बात है यह हमारा अपना नहीं है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि आदर्श लोकतंत्र में शासन कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के लोकतंत्र में लोग जो होता है वो तंत्र को कंट्रोल करता है। मतलब
जनता तंत्र को नियंत्रण करती है। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? जवाब है नहीं। बाहरी तौर पर या सतही तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है कि ऐसा है, लेकिन जब हम गहराई से हम देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक बार अपने जनप्रतिनिधि को विधायिका में भेज देते हैं तो क्या उससे हम 5 साल के भीतर वापस कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं? या और भी बहुत सी बातें हैं। क्या अगर वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे तो क्या उसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो जाहिर सी बात है, यह कमी है और यह हमें स्वीकार करना चाहिए। एक बात और, आदर्श लोकतंत्र की विशेषता है कि उसमें लोक स्वराज की ओर झुकाव होता है। जितने भी आदर्श लोकतंत्र हैं, हम देखते हैं कि उसमें झुकाव होता है लोक स्वराज की ओर। लोक स्वराज का मतलब क्या है? जिसमें शासन की संरचना नीचे से ऊपर तक हो, जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रधानता हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सर्वे सर्वा है। वह चाहे जो वह चाहे जो कर सकता है। तो हमें यह देखना है कि यह जो आदर्श लोकतंत्र है, इस विशेषता को हम हमें अपने यहाँ लाना है। एक बात इसमें और कहनी है कि भारत में लोकतंत्र है। हम इस पे नाज करते हैं कि हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि भारत में आदर्श लोकतंत्र अभी भी संभव नहीं है। तो इसके पीछे का कारण है कि जो हमारे राजनेता हैं, उनकी नीयत सही नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि आदर्श लोकतंत्र में तंत्र जनता का रक्षक होता है। वह जनता की रक्षा करता है। उसका प्रमुख कार्य है न्याय और सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जो तंत्र है वह जनता पर हावी है। यहाँ उल्टा है। तंत्र जनता पर हावी है और जो उसका प्राथमिक कार्य है, जो उसका प्रमुख कार्य है न्याय और सुरक्षा, वह उससे भटक गया है। वह तरह तरह के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में लगा हुआ है, जिसके कारण उसने अपने ऊपर बहुत ज्यादा भार ले रखा है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर असर हो रहा है। तो फिर
हमें यह देखना है कि हम हमारे यहाँ भी जो शासक वर्ग है, जो सरकार है, अपने आप को न्याय और न्याय और स्वच्छता तक ही सीमित रखे। आगे हम बात करते हैं कि जो आदर्श लोकतंत्र है उसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों में निर्णय की पूरी आजादी होती है। जब हमें पूरी आजादी होती है, जब हमारे मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार शोषित रहते हैं, तभी हमारा लोकतंत्र सही रास्ते पर है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या हुई? मौलिक अधिकार तो 6 हैं, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि स्व निर्णय का अधिकार हमारे यहाँ नहीं है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। स्व निर्णय का अधिकार हमारे यहाँ नहीं है, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है। जब तक व्यक्ति के भीतर अपना निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, यह कैसे संभव है? आगे हम पढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि आज की भारतीय राजनीति बेलगाम हो गई है, उच्छृंखल हो गई है, क्योंकि जो 2% अपराधी हैं, उन्होंने पूरी तरह से समाज और शासन व्यवस्था को अपने अधिकार में कर लिया है, अपने शिकंजे में कस लिया है, चंगुल में आ गया है, जिसकी वजह से हमारी शासन व्यवस्था खराब हो गई है। आदर्श लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वह नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब उसमें विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो कि दिखाता है कि हमारे यहाँ आदर्श लोकतंत्र नहीं है। एक बात और जानने वाली है कि आदर्श लोकतंत्र जो होता है वह लोक नियंत्रित होता है, लेकिन जो तानाशाही है वह तंत्र नियंत्रित होता है। तानाशाही में सरकार का संविधान होता है, लोकतंत्र में जनता का संविधान होता है। इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। अंतिम बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो चरम है, जो उसकी पराकाष्ठा है, वह है लोक स्वराज्य। अब ये लोक स्वराज्य जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी की है, और लोक स्वराज्य क्या है? यह जीवन पद्धति है, यह कोई शासन पद्धति नहीं है, यह जीवन पद्धति है, और हमें इसे अपनाना है। यह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो हमारे महापुरुष थे, उनका ये सब सपना था। आदर्श लोकतंत्र में राज्य समाज का मालिक नहीं है, बल्कि वह उसका व्यवस्थापक है, मैनेजर है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो ये है आज का विषय, आदर्श लोकतंत्र, जिसके अंतर्गत हमने एक आदर्श लोकतंत्र की जो जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जाना, हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी कमियों और खामियों के बारे में जाना, और आगे हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं।
ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखता हूँ। देखिए हम लोग विकृत लोकतंत्र और आदर्श लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा आदर्श क्या है, कौन सी स्थिति है जिसे आदर्श माना जाए। क्या आदर्शवाद का सिद्धांत बहुत ऊंचा है जिसे कोई टच ही ना कर पाए, या फिर इतना न्यूनतम है जिसमें अराजकता फैल जाए। लोकतंत्र तो बात की बात है, पहले आदर्श स्थिति को समझना आवश्यक है। मैं आदर्श स्थिति को देखने के लिए जो है व्यवस्था को देखता हूँ। व्यवस्था क्या है? जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई विकार हो जाए, तो यह आदर्श स्थिति नहीं है। लेकिन शरीर रोग मुक्त रहे, शरीर बीमारियों से मुक्त रहे, ये आदर्श स्थिति है। अब इस आदर्श स्थिति में भी हम ये देख सकते हैं कि एक तो है कि शरीर रोग मुक्त है, दूसरा उस शरीर की कितनी उन्नति की जा सकती है, उसको कितना जो है योग से, बल से कितना अधिक पुष्ट किया जा सकता है। निरोगी रहना और स्वस्थ रहने के साथ साथ बलवान रहना, अपनी क्षमता को बढ़ाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिर आदर्शवाद का सिद्धांत क्या माना जाए? क्या जो मान लिया जाए जो सबसे अधिक बलिष्ठ है और स्वस्थ है वही जो है आदर्श है, या फिर जिसको कोई रोग नहीं है उसे भी हम आदर्श मान सकते हैं? मैं मानता हूं कि जब व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें एक न्यूनतम मापदंड ही तय करना पड़ेगा। आप उच्चतम मापदंड तय नहीं कर सकते। उच्चतम हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपका शरीर स्वस्थ है और आप उस शरीर में कितनी उन्नति कर सकते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन न्यूनतम ये हो कि आपका शरीर रोग मुक्त रहे। और यही समाज व्यवस्था के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, सामाजिक असामाजिकता की बात करते हैं, हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि लोग आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ न बढ़े। आदर्श लोकतंत्र का ये एक मापदंड हम लोग बना सकते हैं। यद्यपि असामाजिक होना भी कोई आदर्श स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्नति की जब बात की जाती है तो केवल स्वस्थ रहने तक नहीं है, उसकी उन्नति भी आवश्यक है। अर्थात जो हमारा चरम बिंदु है, चरम बिंदु तो कुछ और हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मापदंड भी तय करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति इस स्थिति में है और इसे समाज में स्वीकार किया जा सकता है, सामाजिक माना जा सकता है। जैसे हम आपातकाल की ही बात करें, आपातकाल की स्थिति में जो असामाजिक लोग हैं उनको भी हम लोग जो है व्यवस्था में सम्मिलित कर सकते हैं। ये आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति का अर्थ जब तक सब कुछ सामान्य चल रहा है उसके लिए आदर्श स्थिति भिन्न है। और जब देवासुर संग्राम हो जाए तब जो सामान्य वर्ग है, जो देव वर्ग में नहीं आता है, उसको भी अपने साथ ले लिया जाए, ये जो है आदर्श स्थिति है। ये आदर्श स्थिति केवल शरीर में ही घटित नहीं होती है, ये संपूर्ण सौरमंडल में और समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं में भी घटित होती है। ये आप किसी भी सिस्टम को देखेंगे। वास्तव में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक व्यवस्था ही तो है। जब तक कोई व्यवस्था बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चल रही है तब तक ठीक है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जो दीर्घकालिक हो और उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे ऐसी कल्पना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो शरीर में विकार आएंगे। आप अगर नई गाड़ी भी खरीदते हैं तो वो क्या है? एक व्यवस्था ही है। लेकिन अगर आप 2 साल, 4 साल, 5 साल चलाएंगे और आप ये सोचेंगे कि 20 साल के बाद भी उस गाड़ी की वही स्थिति रहेगी, उसमें ग्रीसिंग की कोई जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा? वो गार्बेज बन जाएगा। यही बात लोकतंत्र और व्यवस्था पर लागू होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमारी व्यवस्थाएं अलग थी, हमारी स्थितियां अलग थी। किसी किसी स्थिति में जो है लोकतंत्र को लाया गया। अब वो गाड़ी चल रही है, चल रही है, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 80 साल होने वाले हैं। और अब गाड़ी में जो है कई पार्ट्स ऐसे हैं जो लग रहा है कि उनको रिपेयर करने की जरूरत है या ग्रीसिंग की जरूरत है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।
लेकिन चूंकि हमारा उस गाड़ी से इतना लगाव हो गया है कि हम उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं तो आदर्श व्यवस्था का मापदंड ये भी देखता हूं कि जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है वो परिवर्तन के लिए तैयार रहे, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, ना कि ये मान ले कि ये व्यवस्था आदर्श बन चुकी है और इसके बाद इससे आगे कोई इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, उच्चतम स्थिति होना एक अलग बात है। हम जब भगवान श्री राम की बात करते हैं तो हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा, तो हमने सभी पुरुषों में उत्तम कह दिया। तो हमने उच्चतम स्थिति तो दे दी, लेकिन सबको बनाया नहीं जा सकता, तो न्यूनतम मापदंड भी तय हो जाना चाहिए कि समाज में किन लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। मेरे हिसाब से यही एक मापदंड हो सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बाहर कर दिया जाए। ये लोकतंत्र का एक न्यूनतम जो मापदंड है वो तय करना पड़ेगा। आदर्श स्थिति का अर्थ शरीर रोग मुक्त हो, ये आदर्श स्थिति है। जितना आप उन्नति उसके बाद कर सकते हैं वो अच्छी व्यवस्था है, ये आदर्श है। अब जो दूसरा शब्द आया है इसमें लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ ही है हम लोग एक ऐसे सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हैं जहां हमने राज्य की नियुक्ति कर दी है, और तंत्र की नियुक्ति का जो उद्देश्य है अगर वह उद्देश्य में सफल रहता है तो उसे हम आदर्श लोकतंत्र कह सकते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए उसकी नियुक्ति की गई है अगर उस उद्देश्य में सफल नहीं रहता है तो उसे असफल लोकतंत्र कहा जाएगा, विकृत लोकतंत्र कहा जाएगा। जैसे मैं डेमोक्रेसी की ही बात करता हूँ, राज्य की नियुक्ति का मूल उद्देश्य क्या है। मैं इस प्रकार से विचार करता हूँ कि एक व्यक्ति या एक राज्य एक ऐसी व्यवस्था जो आपको अच्छा सुरक्षा दे सकता है, न्याय दे सकता है, लेकिन वो आपको सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार देने में सक्षम नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से ये लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र ही है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो आपको सुरक्षा और न्याय नहीं दे पा रही है और वो आपको बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो भी उसे जो है असफल लोकतंत्र ही कहा जाएगा। कहने का ये आधार है कि लोकतंत्र की सफलता और असफलता का जो मापदंड है वो प्रथम मापदंड हमारा सुरक्षा और न्याय हो सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जो सुरक्षा और न्याय अर्थात सुरक्षा और न्याय प्राप्त हो जाए तो हम ये मान सकते हैं हमारी व्यवस्था रोग मुक्त है, हमारा शरीर रोग मुक्त है। एक मिनट रुकिएगा। लेकिन अब उसमें उन्नति हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात क्या राज्य सुरक्षा और न्याय दे पाने में सक्षम है, यदि दे पाने में सक्षम है और उसके बाद उसमें कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, तो उन्नति करे फिर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि शरीर ही रोग मुक्त है, जिस चीज के लिए हम दवाई खा रहे हैं पता चल रहा है कि वही रोग ठीक नहीं हो रहा है और अन्य शरीर में कई रोग पैदा हो रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं है। हमने लोकतंत्र की स्थापना, राज्य की स्थापना सिस्टम को इसीलिए बनाया ताकि लॉ एंड ऑर्डर को, सुरक्षा और न्याय को जो है प्राथमिकता दी जाए। लेकिन राज्य की चालाकी देखिए, राज्य लॉ एंड ऑर्डर शब्द यूज करता है, कहीं भी हमको जस्टिस एंड सिक्योरिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या माना जाए कि, एक मिनट रुकिएगा, लॉ ऊपर है या जस्टिस ऊपर है, सिक्योरिटी ऊपर है या फिर ऑर्डर ऊपर है। तो मेरे दृष्टिकोण से जो है ये आदर्श स्थिति नहीं है। थोड़ा सा मुझे खांसी हो रही है, तब तक बाकी के साथी अपनी बात रखेंगे। बाकी के साथी बताएं। अनोखे लाल जी बताइए आप।
अनोखे लाल जी लो भारत। इससे बोलो। अरे रुकिए। बोलो खुले तब ना। हाँ। हाँ हेलो। जी बताइए आदरणीय। हाँ देखिए, आदर्श की बात जहाँ तक आई है, तो आदर्श तो वो होगा जो जिसमें नियम है, जो नियम उस नियम का पूरी तरह से पालन हो। जैसे उदाहरण के लिए पंचायती राज एक्ट है, उसका जो नियम है, उस एक नियम के अनुसार अगर पंचायतें काम करें तो उसको कहा जाएगा कि ये आदर्श स्थिति है। लेकिन आजकल तो शब्दों से ही, चाहे पंचायतें हो चाहे नगर पालिकाएं हो, शब्दों से ही अपने को आदर्श घोषित कर दे रहे हैं। काम उनका जस का तस, और अपने को आदर्श घोषित कर दे रही है, चाहे वो पंचायतें हो चाहे नगर पालिकाएं हो चाहे कोई हो। तो इस तरह से आदर्श घोषित कर देने से आदर्श नहीं होगा। आदर्श तो आदर्श स्थिति तभी होगी जब नियम के अनुसार, जैसे अगर नरेगा का काम कराना है तो नरेगा में जितना काम होता है, एक तो उसका मानक निश्चित है, मानक के अनुसार उनकी मजदूरी तय होनी चाहिए। दूसरी बात कि जितना वो काम करते हैं वो पैसा सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। काम कोई और कर रहा है, और मास्टर रोल में दस्तखत या हाजिरी किसी और की हो रही है। इसलिए वो जो प्राइवेट रूप में प्रधान अपना वो लेबर कार्ड बनाते हैं, उसी का आधार पर वो भुगतान करते हैं, उनके नाम पर पैसा निकालते हैं, और बाकी जो काम करते हैं उनको नगद में मजदूरी देते हैं। मजदूरी बहुत कम देते हैं। तो ये आदर्श स्थिति नहीं हुई। इस स्थिति आदर्श स्थिति तब होगी जब नियम के अनुसार काम हो और नियम के अनुसार उसका भुगतान हो। ये उदाहरण के लिए मैंने बताया। इसी तरह से लोकतंत्र की भी हालत वही है। यही मुझे कहना था। जी धन्यवाद। और कोई साथी बताएं। बोलो। जी बताइए आदरणीय। आज की चर्चा में जुड़े हुए सभी विद्वद्जन साथियों का स्वागत अभिवादन है। आज की चर्चा का विषय जो आदरणीय विपुल आदर्श जी ने रखा है कि लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र और विकृत लोकतंत्र है। तो हम जब एशियाई देशों के लोकतंत्र की ओर देखकर और उस पर चिंतन करते हैं, चाहे वह बांग्लादेश का लोकतंत्र हो, श्रीलंका का लोकतंत्र हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई देश हैं, हमारा देश भी है। ये सारे लोकतंत्र जो हैं, कहीं तो तानाशाही का लोकतंत्र है, कहीं राजशाही का लोकतंत्र है, कहीं साम्राज्यवादियों का लोकतंत्र है, कहीं संसदीय लोकतंत्र है। तो सब तरह जो है लोकतंत्र तो कहने का है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वहां पर तानाशाही की प्रवृत्ति जो है, चाहे किसी पार्टी का तानाशाही हो या पार्टी में किसी परिवार का तानाशाही हो या किसी व्यक्ति का तानाशाही हो,
या एक गुट का तानाशाही हो, या कोई संगठन का, धार्मिक संगठन का तानाशाही हो, इस प्रकार का हमें लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही देखने को मिलता है। जब अगर आदर्श लोकतंत्र की स्थिति रहेगी तो उसमें जो है शासन पद्धति नीचे की इकाई से होकर और केंद्र तक जाती है, इसको कि हम केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहते हैं। और जो भी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली है, उस प्रणाली में जो भी जीवन पद्धति है वो सब केंद्र की सत्ता के अंदर बंदिश की स्थिति में, गुलामी की स्थिति में होती है। लेकिन आदर्श लोकतंत्र की स्थिति में जीवन पद्धति जो है नीचे से होकर ऊपर जाता है, लेकिन संसदीय या तानाशाही लोकतंत्र की स्थिति में जीवन पद्धति जो है वो ऊपर के बंदिशों से चलता है, जो कि गुलामी जैसा होता है। और वही स्थिति अब हम अपने राष्ट्र की या देश की देखते हैं तो हमारे यहाँ संसदीय तानाशाही की लोकतंत्र देखने को मिलता है, जिसमें कि जो लोक है या जनता है वो संसद का गुलाम है। जब हम पाश्चात्य देशों का लोकतंत्र देखते हैं तो वहां हमें कुछ जो है जीवन पद्धति नीचे की ओर देखने को मिलता है, और वहां की स्थिति कुछ जो है आंशिक रूप से आदर्श लोकतंत्र की व्यवस्था कुछ समझ में आता है। अब जब लोकतंत्र अगर आदर्श की स्थिति में रहेगा तो उसमें जो भी लोक है या जनता है उनकी जो भी मूल अधिकार है, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, स्वनिर्णय का अधिकार हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, ये सब जो प्राकृतिक अधिकार हैं इसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी रहती है। लेकिन हमारे जो लोकतंत्र है इसमें मूल अधिकार तो है, लेकिन अब इसमें स्वनिर्णय की जो मूल अधिकार में मूल चीज है वो देखने को नहीं मिलता है। और संपत्ति का भी अगर अधिकार है तो उसमें भी सरकार का जो है अंकुश लगा हुआ है, टैक्स के माध्यम से या कितना रख सकते हैं उनको हिसाब देना है, सारा चीज जो है वो सरकारी तंत्र की निगरानी में है। अभिव्यक्ति का भी जो अधिकार है तो अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप अगर अपनी भावना को या अपने तकलीफ को अगर अभिव्यक्त करते हैं, उसमें भी ये होना चाहिए कि उस अभिव्यक्ति से दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे की भावना को भी आहत न हो, इसका भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन इन चीजों को संविधान में न दे करके और मूल अधिकार तो साथ दिए हैं, जिसमें स्वास्थ्य का मूल अधिकार है या शिक्षा का मूल अधिकार में शामिल किए हैं, जो कि समाज का काम है, सामाजिक व्यवस्था इसको देखता है। आदर्श स्थिति में भय नाम का कोई चीज जो है
समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ भय का ही वातावरण बना हुआ है, चाहे वह सरकारी अफसरों का हो या गुंडों बदमाशों का हो या नेताओं का हो। पब्लिक में भय की स्थिति बनी हुई है, जो कि संसदीय लोकतंत्र की गुलामी को दर्शाता है। आदर्श लोकतंत्र में भय की स्थिति नहीं होती है। आदर्श लोकतंत्र में 98% जो जनता होते हैं वो भय मुक्त होते हैं, और 2% जो अपराधी होते हैं, 1%, ये भयभीत रहते हैं कि अगर हम किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक कार्य करेंगे तो हमें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। लेकिन आज की जो विकृत लोकतंत्र की स्थिति है, तो सारे 98% जनता भयभीत हैं, और अपराधियों के साथ जो है सरकार सामंजस्य बना करके चल रही है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। आदर्श लोकतंत्र में न कुव्यवस्था होती है न अव्यवस्था होती है, उसमें पूरा सुव्यवस्था और व्यवस्थित चलता है। लेकिन जो लोकतंत्र की जो ये विकृत स्थिति है, इसमें पूरा जो है अराजकता है और अव्यवस्था फैला हुआ है, और इस स्थिति में अव्यवस्था की चरम सीमा तक जा सकता है। और जब वैसा होता है तो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए तानाशाह की स्थिति के तरफ लोकतंत्र जो है, तानाशाह लोकतंत्र की रास्ता को अपनाने लगता है। लेकिन जो अच्छा स्थिति वही है कि लोकतंत्र जो है वो आदर्श लोकतंत्र की ओर बढ़े और लोक स्वराज की ओर बढ़े, जो कि आदर्श स्थिति है जिसमें जनता को सुरक्षा और भय की गारंटी मिलता है, सुरक्षा की गारंटी मिलता है, और भय मुक्त जो है वो जनता रहता है। तो ये स्थिति है विकृत लोकतंत्र की और आदर्श लोकतंत्र की। बाकी और हमारे साथी हैं, इसको और अच्छी तरह से बात को रखेंगे। मैं अपनी बात को ही विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ भैया। सभी को प्रणाम, जुड़े हुए साथियों को। सही आदरणीय। आदर्श लोकतंत्र में तो जो लोक है वह मालिक होना चाहिए, तंत्र संरक्षक या व्यवस्थापक होना चाहिए। लेकिन आज के समय में भारत में तंत्र जो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये मालिक के समान दिखाई दे रही है। दिखाई ही नहीं दे रही है, भी बनी हुई भी है। और जो लोक है, मतलब आम जनता जो है, वह उनके अधीन अपने आप को समझ रहा है। जब हम उनके अधीन अपने आप को समझ रहे हैं और चंगुल में हैं, तो हम आदर्श लोकतंत्र भारत में कैसे माने। और कई देशों की हालत ये है कि कई देशों के बारे में तो हम लोग भाई घूमे नहीं है, लेकिन जैसे सुनने में आता है, टीवी में देख के जैसा महसूस करते हैं, वैसा मुझे लगता है कि एक चीनी दे देना जैसा जो ईसाई वाले है देशों मेरी में क्या रहा, जो यूरोपीय देश हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उधर उधर के कई देश हैं,
मुझे लगता है कि उधर कुछ वहां का जो लोकतंत्र है वह आदर्श लोकतंत्र के नजदीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चीन है, रूस भी है, ये एशियाई देश जो है इधर, और ये सब देशों में मुझे लगता है कि तंत्र का ही कब्जा है। वो तंत्र अपना तानाशाही दिखाता है, और वो राज्य का जो धन है, धन का उपभोग भी यह तंत्र ही करता है, और जरूरत पड़ी तो इस धन का उपयोग जनता पर भी किया जाता है। आदर्श लोकतंत्र में जनता स्वनिर्णय ले सके, अब उसको आजादी महसूस हो सके, वो उसको गुलामी महसूस न हो, वह आदर्श लोकतंत्र है। लेकिन हम लोग तो भाई, मुझे तो नहीं लगता है कि आम जनता आजादी महसूस करता है। बस मैं इतना कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय। बहादुर सिंह जी कुछ कह रहे थे। चल गई क्या? मैं तो बहादुर सिंह जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, कोई और साथी बताएं। क्या सुनाई दे रहा है? जी आदरणीय, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मतलब आदर्श लोकतंत्र जो है तभी आ सकता है जब हमारी न्यायपालिका वो सरकारों के दबाव में काम न करे। दूसरी बात, चुनाव आयोग सरकारी शिकंजे में ना हो, मुक्त हो, स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तीसरी बात, पत्रकारिता चाटुकारिता न करे, स्वतंत्र रूप से बोले, तभी आदर्श लोकतंत्र संभव है। और लोग केवल वोट न दें बल्कि अपनी राय भी जाहिर समय समय पर करते रहें। अक्सर ये होता है लोग वोट देख करके शांत हो जाते हैं, सरकार जो कर रहा है उसे बर्दाश्त करते हैं, और जो कानून जन विरोधी हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचार पैदा होता है, उन कानूनों को भी बर्दाश्त करते रहते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलते। लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि हम कुछ कहेंगे, कुछ परामर्श देंगे, कुछ शिकायत करेंगे तो ना मालूम क्या हो जाएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग इसी तरह के लोगों का है जो आदर्श लोकतंत्र कैसे आए और उसमें हमारा क्या सहयोग हो, ये न जानने के कारण वो वजन बनाए रहते हैं। लोकतंत्र भार बना रहता है और उसकी आदर्श स्थिति नहीं बनने देते। बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। जी संतोष जी हमारे बीच में है, अपनी बात रखेंगे। हम आदर्श लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, इसके लिए विश्व की अनेक व्यवस्थाएं हमारे सामने ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहती हैं। कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। वैशाली और लिच्छवी के गणतंत्र जो है दुनिया को दिशा दे सकते हैं, किंतु दुनिया भर में आज जो लोकतंत्र कायम है, यह लोकतंत्र 12वीं शताब्दी में राजा और सामंतों के बीच अधिकारों के हस्तांतरण से प्रारंभ हुआ और वहां से प्रारंभ होकर के अधिकारों को जनता तक पहुंचाने के लिए
भांति भांति के नियम और संविधान जो बनाए गए और इसे लोकतंत्र कह दिया गया, किंतु इस लोकतंत्र में ही यह माना जाता है कि मुंडी मतलब 18 साल से कोई भी बड़ा व्यक्ति उम्र का युवा वह एक मत देने का हकदार होगा और जिसे भी 50% से अधिक कुल पड़े हुए मतों का प्राप्त होगा वह जनप्रतिनिधि मान लिया जाएगा। अब हम विचार करते हैं कि यदि 100 मतदाता हैं और 65 या 70% मतदान हुआ, मतदान का 70% का 36% जिसे प्राप्त हुआ वह हमारा लीडर हो गया, लोकतंत्र को देश में स्थापित करना और चलाने के लिए नियुक्त हो गया। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि आधे से ज्यादा बहुमत होने के बावजूद 64% जनता ने उसे समर्थन नहीं दिया। इसे हम आदर्श लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। किंतु यदि यह आदर्श लोकतंत्र नहीं है तो कौन सा लोकतंत्र आदर्श है? तो हम लोकतंत्र की आदर्श स्थिति उस चीज को मानते हैं जहां पर बहुमत का शासन नहीं सर्वमान्य का शासन हो। किसी मुद्दे पर जब तक सर्वसहमति नहीं बन जाती है तब तक वह आदर्श लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कुछ आवश्यक मुद्दे हो सकते हैं, सीमाओं की सुरक्षा या वैसा कोई आपात स्थिति जब दुर्घटनाएं हो, प्राकृतिक या आपदा हो, वैसी स्थिति में राजा या जो शासक है वह निर्णय ले सकता है। किंतु सामान्य मुद्दे पर हमें बहुमत को नहीं मान करके आदर्श लोकतंत्र सर्वमान्य को लोकतंत्र के रूप में मानना चाहिए। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर व्यवस्था से असंतुष्ट है तो यह निश्चित है कि उस एक व्यक्ति का असंतोष धीरे 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 ही सही वह व्यापक जनता में ही चला जाएगा। इसीलिए आदर्श लोकतंत्र हम यह मान सकते हैं कि जिसमें सामान्य मुद्दों पर सर्वसम्मति हो और आपातकालीन मुद्दों पर ही बहुमत का शासन हो। अब यह संभव कैसे होगा, यह भी मुख्य विषय है। तो हमें लोकतंत्र में आनुपातिक प्रणाली के आधार पर शासक का चयन करना। हम सभी बालिग मतदाताओं को मतदान का अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन क्रमशः परिवार के लिए, परिवार से ऊपर गांव के लिए, गांव से ऊपर जिले के लिए, जिले से ऊपर राष्ट्र के लिए हमें प्रतिनिधिक प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। परिवार में सर्वसम्मत एक नेता चुना गया, उसकी बात सब मान रहे हैं, वह नेता ही गांव के प्रतिनिधि चुनने में अपना मत दे। यह आवश्यक नहीं कि परिवार के सभी लोग गांव का नेता चुनने में मत दें। फिर गांव का नेता चुनने में जिसे सबसे अधिक समर्थन या सर्वमान्य जो चुना गया तो वह ही जाकर के जिले का मतदान का अधिकारी हो। यह नहीं कि सब कोई जो है सो जिले की प्रतिनिधि सभा का अधिकारी हो। इसी तरह राष्ट्र का भी मामला है। तो इससे एक सर्वसम्मत निर्णय तक हम पहुंच पाएंगे और एक आदर्श लोकतंत्र की ओर बढ़ चलेंगे। और इसके आगे यदि हम सोचते हैं कि विकसित लोकतंत्र क्या है, तो अभी तक के पश्चिमी ब्रांड कह सकते हैं या पश्चिम मार्का लोकतंत्र, जिसे सारी दुनिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देश निर्यात कर रहे हैं, यह एक विकृत लोकतंत्र है जिसमें सत्ता की चाबी जिसके पास अर्थ सत्ता है, आर्थिक शक्ति है या बारूद की शक्ति है उसके हाथ में है। उसकी बात मानो तो ठीक और नहीं मानो तो वह अपना मनमाना करेगा। तो इसे विकृत लोकतंत्र कहा जा सकता है। अभी मैं इतनी बात कह रहा हूं और साथी अपनी बात रखें। बताइए मदन जी।
सभी साथियों के लिए नमस्ते। वर्तमान समय में हम जिस लोकतंत्र में जीवन जी रहे हैं, फिर भी स्थिति सही है पहले की अपेक्षा, क्योंकि हम गुलामी के बाद इस भारत में जो लोकतंत्र की सरकार बनी, बड़ी परिस्थितियों से मतलब भारतीयों के प्रति एक दूसरे दर्जे का मतलब व्यवहार किया गया। जब तक भारत में कांग्रेस का शासन रहा, तब तक देश के जो मूल निवासी थे प्राचीन, उनकी उनके प्रति जो व्यवहार किया गया वो गलत तरीका किया गया। जब से हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई है और प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से इस देश का भला भी हो रहा है और लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन आदर्श लोकतंत्र हमारे देश में नहीं है। आदर्श लोकतंत्र तो तभी होगा जब हमारे देश में स्वराज्य आएगा, क्योंकि वर्तमान जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र ने हमारे समाज को दरकिनारे कर दिया है। क्योंकि इस जो लोकतंत्र है उसमें समाज को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, और जब तक समाज को अधिकार नहीं दिए जाएंगे इस लोकतंत्र में, तब तक आदर्श लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। लेकिन आदर्श लोकतंत्र जब ही आ सकता है जब हमारे देश में जो राजनेता हैं उनके अंदर एक आदर्शता आएगी, आदर्शवादी वो बनेंगे। जो हमारे विधायक हैं चाहे सांसद हैं, उनके अंदर ही आदर्शता नहीं है तो लोकतंत्र किस प्रकार से हमारे देश का आदर्श बनेगा। तो हमारे देश में आदर्श लोकतंत्र जब ही आ सकता है जब स्वराज्य की सरकार बनेगी, स्वराज्य का लोकतंत्र बनेगा, तभी देश में राम राज्य आएगा और तभी आदर्श लोकतंत्र बनेगा। ओम शांति, जय भारत माता की। जी आदरणीय, बाकी के साथी बताएं। घूमन है यार, हैं? घूमन जब मैं लेटन चलाऊंगा तो घूम चलाऊंगा। जाएंगे। आदरणीय बबलू जी, वैद्यराज जी, आचार्य जी, कोई भी साथी बताएं। वैद्यराज आहूजा कौन है? ज्ञानेंद्र जी, आप बताइए कुछ। ठीक है, किसी साथी की कोई अगर कोई बात नहीं है तो मेरी थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए, एक तो मैंने आदर्श व्यवस्था पर बात करी कि आदर्श व्यवस्था क्या है, रोग मुक्त व्यवस्था। और दूसरा मैंने लोकतंत्र के विषय में कहा, लोकतंत्र की सफलता और असफलता का जो आधार है वह सुरक्षा और न्याय के द्वारा तय किया जाता है। बाकी जो राज्य की अगर क्षमता है तो अपने जो मूल दायित्व है उसके उसको करने के बाद अगर क्षमता है तो और चीज करे अथवा ना करे, लेकिन ये तो उसे प्रदान करना ही है। अब मैं इसमें जो विकृत लोकतंत्र है, विकृत लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र के प्रकार हम दुनिया में देखते हैं, और कहता हूं कि अभी तक विश्व में जो व्यवस्था चल रही है उसे लोकतंत्र में जब लोक का अर्थ निकालते हैं तो क्या वास्तव में लोक का ही शासन है या फिर लोकतंत्र बहुमत का शासन है, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। और दुनिया के कई विद्वानों ने लोकतंत्र को एक सबसे खराब व्यवस्था माना है।
तो इस परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि भारत के विद्वानों का विचार करते हैं तो भारतीय विद्वानों ने लोकतंत्र को बहुत अच्छा बताया, और दुनिया के कई देश के जो विचारक हैं या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने जो है इसे एक अच्छी व्यवस्था बताया है। उसका कारण है, जिन जिन देशों में जो लोकतंत्र है वो जीवन पद्धति से शासन पद्धति की तरफ जाता है, वहां वो आदर्श लोकतंत्र की स्थिति में है। और जहां जहां भी लोकतंत्र जो है वो शासन सत्ता से जो है समाज की तरफ जाता है या लोक की तरफ जाता है, वहां पर शासक और शासित की भूमिका दिखाई देती है। ये आदर्श स्थिति नहीं है। तो जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि पावर, इकोनॉमी और राइट्स, ये तीनों के तीनों डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने का ही ये परिणाम हो सकता है कि न्याय समय पर मिल सकता है। अगर आप केंद्रीयकृत न्याय व्यवस्था पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि न्याय व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, और उसका जो है नेगेटिव पॉइंट है कि भ्रष्टाचार होगा। इसी प्रकार से अगर आप केंद्रीकृत शक्ति के ढांचे पर जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं उसका दुरुपयोग होगा, और जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास सामर्थ्यवान लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है दूसरों को दबाने का प्रयास करेंगे। तो आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तीनों चीजें भी जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। एक बात यह है कि दुनिया में अभी तक ऐसी व्यवस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। चाहे आप अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, आप अरेबिक कंट्रीज देख लीजिए, कहीं भी ये दिखाई तो देता नहीं है। कई लोगों का तर्क होता है कि क्या ये व्यवस्था लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कहीं ये उटोपिया जैसा तो नहीं है, कहीं हवा हवाई बात तो नहीं है। मेरे अनुसार कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यवस्था हो नहीं सकती है। हम व्यवस्था के कितने करीब पहुंच सकते हैं, ये देखने वाली बात है। बाकी भारत लोकतंत्र का जनक है, अगर ऐसा कहा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत गलत बात नहीं है। आज से 2000 वर्ष पूर्व जो है हम अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग है। वर्तमान में लोकतंत्र का अलग है, उस समय राजतंत्र को ही लोकतंत्र कहा गया। तो विकृत लोकतंत्र में, चाहे वो हमारा न्यायिक लोकतंत्र हो, संसदीय लोकतंत्र हो, राष्ट्रपतीय लोकतंत्र हो, या जिसे हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं, कई प्रणालियां दुनिया भर में चल रही हैं। ये मुझे लगता है कि भारत ही ऐसा देश है जो मार्गदर्शन करेगा, और हम लोग लोकतंत्र का सहभागी लोकतंत्र कर पाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर ना भी जाए तो इस व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। जनता की सहभागिता होनी चाहिए सैद्धांतिक रूप से, ये बात ठीक है। व्यवहारिक रूप से हम कितना लागू करवा सकते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन जब सुरक्षा और न्याय व्यवस्था खराब हो तो किसी भी परिस्थिति में इसे आदर्श लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता, जहां पर 10 वर्ष 20 वर्ष तक भी लोग जो है वो न्याय के लिए जो है न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण से अभी भारत के लोकतंत्र में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। अगर पश्चिम के लोकतंत्र की बात करें तो भारत के लोकतंत्र की तुलना में वो पहले ही बेहतर है। हम एशियाई देशों से अपनी तुलना कर सकते हैं, पश्चिम से बहुत पीछे हैं। तो कुल मिला करके आदर्श स्थिति अलग है। आदर्श हर व्यवस्था में होता है, और लोकतंत्र में जब आदर्श व्यवस्था की बात करते हैं तो लोकतंत्र में आदर्श व्यवस्था का अर्थ अभी वर्तमान में हमको यही मानकर चलना चाहिए, जब न्याय और सुरक्षा जो है व्यक्ति को समय पर प्राप्त हो जाए। मैंने जो है अपनी बात रख दी है, बाकी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ। हेलो। जी बताइए। अम, मुझे एक प्रश्न पूछना है सबसे, हालांकि ये विषय आदर्श लोकतंत्र से संबंधित है। मेरा प्रश्न कि आदर्श लोकतंत्र यदि भारत में स्थापित हो जाता, होगा नहीं होगा तो मुझे तो संभव लगता नहीं, लेकिन यदि हो जाता है तो जैसे अफगानिस्तान में हुआ, एक अराजक तत्व, एक आतंकवादी संगठन कह लीजिए, एक अराजक तत्व पैदा हुआ, और पाकिस्तान के अंदर भी एक सेना का व्यक्ति, मुनीर, वो अराजक तत्व, और बांग्लादेश में जनता अराजक हो गई। तो यदि आदर्श
लोकतंत्र स्थापित हो जाए, भारत सरकार सुशासन देने लग जाए जनता को, देश मानसिकता का में देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है और उस आदर्श लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी? ये मेरा प्रश्न है। कि जनता है, मतलब यदि चोर है कोई, आपने मतलब उसको खजाने की जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है कि आज इतना सरकार क्या होगा। हेलो हेलो जी बताइए। मेरा ये मानना है कि आदर्श लोकतंत्र में अच्छी सुशासन व्यवस्था के लिए जितना सत्ता का जिम्मेदार और मतलब जिम्मेदार होना जरूरी है, जनता के प्रति जवाबदेह होना जरूरी, उतना ही मुझे लगता है जनता का भी नैतिक चरित्र बहुत जरूरी है। आज अगर सरकार को छोड़े और हमारी आम जनमानस की बात करें तो लोग अपने बच्चों को अच्छा चरित्र नहीं दे पा रहे हैं। किसी का बच्चा अपराधी बन रहा है, किसी का नशे में है, किसी का क्रिमिनल बन रहा है, और कई लोग अपने परिवार को शराबी लोग हैं। मतलब मुझे लगता है कि दोनों का ही अच्छा चरित्र होना आदर्श लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। बस ये बोलना, बाकी मेरा जो प्रश्न था तो आप लोग मतलब देख लीजिए। जी बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए आदरणीय। धन्यवाद। आज का विषय आदर्श और विकसित लोकतंत्र, विशेषतर लोकतंत्र पर ही है। लोकतंत्र पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, यह बहुत ही प्रिय विषय है हम लोगों का। आदर्श लोकतंत्र पर जो चर्चाएं हुई हैं बहुत बढ़िया है। पहले हम आदर्श लोकतंत्र पर बात करेंगे। सर्वप्रथम जो है कि जो कुछ सांसदों को जो है कि कुछ अधिकार मिलना चाहिए, तो स्थिर सरकार भी चाहिए और उनको अधिकार भी होना चाहिए। अधिकार में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे स्पीकर का चुनाव कराना है तो वहां पर व्हिप जारी न किया जाए। विपक्ष का जो चुनाव है वह सबसे बड़ी पार्टी का ही विपक्ष का नेता हो या न रखा जाए, उसमें बिना व्हिप के चुनाव कराया जाए। जो सदन में विपक्ष का नेता है उसका चुनाव जो है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो, गुप्त मतदान हो और विपक्ष अपना नेता जो है कि चुने। उसके बाद जो सबसे बड़े, सबसे अधिक जो है कि वोट पाने वाले जो नेता हैं उसमें से दो नेता में आपस में चुनाव करा दिया जाए तो वास्तविक जो है कि विपक्ष का नेता और लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। आज लोग यहाँ से आदर्श लोकतंत्र की शुरुआत हो सकती है और पार्टियों की संख्या निश्चित हो, 4-5 पार्टियां हो, ज्यादा नहीं। जैसे एक विज्ञानवादी पार्टी हो गई, एक अध्यात्म अद्वैतवादी पार्टी हो गई, एक तीसरी पार्टी आप ले लीजिए समाजवादी, चौथा पार्टी रख लीजिए समन्वयवादी पार्टी, और एक पांचवी है। तो उनका एक प्रतीक चुनाव बांट दिया जाए, उनका जो है कि आधिकारिक स्तर पर चुनाव हो और उनके पार्टी का खर्चा कुछ अंश में सरकार दे, कुछ पार्टी कार्यकर्ता दें, और इसके आगे कोई पार्टी न बने।
हाँ, निर्दलीय चुनाव कोई लड़ सकता है, 5वें बाद 6वां कैंडिडेट तो लड़ सकता है, निर्दलीय चुनाव के लिए छूट है, लेकिन पार्टियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं, एक तो आंतरिक लोकतंत्र, दूसरा सांसदों को अधिकार, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, सत्ता स्थिर रहनी चाहिए। इसलिए जो है कि बार बार प्रधानमंत्री पद पर जो है परिवर्तन हो, इसलिए वहां प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए पार्टी व्हीप की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ ऐसे जो है कि जो विधेयक लाए जाते हैं जिन पर जो है कि सभी जनता का जो है कि समर्थन चाहिए, जातीय मुद्दे पर या आरक्षण पर, इस पर व्हीप जारी नहीं होना चाहिए। तो समान नागरिक संहिता कानून लाना है, इस पर व्हीप जारी न हो, सभी पार्टी अपना मोड़ दें। एक और सुधार होना चाहिए आदर्श लोकतंत्र में, कोई सीट आरक्षित नहीं होना चाहिए, उससे जो है कि अपना पसंद का नेता नहीं चुन पाते हैं लोग। और इसके आगे ये तो बातें हो गई आदर्श लोकतंत्र की। और विकृत लोकतंत्र में विकृति क्या है? सबसे बड़ी विकृति है जो है कि जैसे भी बांग्लादेश का चुनाव हुआ, तारिक अनवर प्रधानमंत्री चुने गए और उनकी क्या जीत हुई? क्या अधिक गहराई से विचार किया जाए तो उनकी जीत नहीं हुई है। यह जमाते इस्लामी की खौफ है जो चुन के आए हैं। लोगों को लग रहा था कि जमाते इस्लामी आ जाएगी तो देश की स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, अराजकता और बढ़ेगी, इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ेगा, शरिया कानून लागू होगा। इसलिए तारिक रहमान को चुना गया। और तारिक रहमान कौन है? एक विदेश में रहने वाला भगोड़ा नेता है, 15 साल 20 साल से, और उनकी पार्टी पहले से ही भ्रष्ट थी। अब यहाँ पर चुनाव जब आया गया तो तारिक रहमान के पक्ष में जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि मीडिया ने सपोर्ट किया, और जिसके वजह से शेख हसीना भागी देश छोड़ करके, जो हाजी उस्मान ऐसे कुछ नाम था, उसको तो मार दिया गया। वो छात्र नेता था, उसको 5-7 सीटें मिली हैं। जिसने इतना बड़ा क्रांति पैदा की, इतना बड़ा जो है कि आंदोलन चलाया, इतना बड़ा जो है कि परिवर्तन किया, उसको क्या मिला? यदि आज हम क्रांति करते हैं वगैरह कुछ सब कुछ करते हैं तो क्या मिलेगा? तो उसको एक उदाहरण है। आज हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन की बात मूलतः जो है कि जाकर के 2 पक्ष में बढ़ जाती है। हमारे देश के जो है कि नेता जो है कि विपक्ष के राहुल गांधी हैं। मोदी वास्तव में नहीं जीत रहे हैं, मोदी का समर्थन नहीं है। मोदी भाजपा को मुश्किल से 40% वोट मिलता है। वस्तुतः जो है कि राहुल गांधी का भय जो है कि उसको जिता रही है, और भाजपा भी नहीं चाहती कि नकारा विपक्ष का जो कोई बढ़िया विकल्प मिल जाए, कि वह भी चाहते कि राहुल गांधी रहें, जबकि भ्रष्टाचार केस में उनके ऊपर है, कौन हेराल्ड मामला है। यदि देखा जाए पूरे जो है कि विपक्ष में लोग भ्रष्ट हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, क्राइम करने वाले हैं, माफिया हैं, और समानता यदि उन पर कार्रवाई की जाए सरकार द्वारा तो आधे लोग जेल में हो, कितने तो फांसी लटक जाएंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो उनका स्थान जेल में होगा। लेकिन सरकार ऐसा चाहेगी नहीं, करेगी नहीं, क्योंकि उसको सत्ता में रहना है ना, और उसको चाहिए नकारा विपक्ष। वो उनको बचाने के में लगी हुई है, जेट प्लस सुरक्षा दे रही है उनको स्पेशल। बड़ा चिंता रहता है कोई विपक्ष का नेता मार न दिया जाए, यदि मार दिया जाएगा तो इसके विकल्प कोई बढ़िया नेता आ जाएगा तो जो हमारे वाले परेशानी कर देंगे, अच्छा जो है कि व्यक्तित्व वाला।
तो इनको जो है सुरक्षा दे के सारी व्यवस्था दे करके इनको जो है जिंदा रखा गया, इनको फ्रंट लाइन में रखा जाता है ताकि जो है कि सत्ता चलती रहे। यह लोकतंत्र की स्थिति है। और लोकतंत्र मूलतः दो लोगों में बट जाता है, एक पक्ष विपक्ष में। और कोई भी सत्ता पक्ष ये नहीं चाहेगा कि हमसे कोई बढ़िया जो है कि नेतृत्व विपक्ष में आ जाए, कोई भी चाहेगा ही नहीं, और इसीलिए वह ऐसा करता भी नहीं है। तो यहाँ पर जो तारिक रहमान जीत के आए हैं, जमाते इस्लामी का खौफ नहीं जिता दिया, जिसने सारा कार्रवाई किया वो तो बैक फ्रंट में चला गया, एकदम पीछे खड़ा हो गया। और डर था कहीं जमाते इस्लामी प्रभावी न हो जाए, उसको जो है कि अंत में जमाते इस्लामी से गठबंधन करना पड़ा कुछ सीटों पर। बाद में वही 7-8 सीट मिली जो है कि। और तारिक रहमान पूर्व बहुमत से आए हैं। क्या तारिक रहमान जो है कि वास्तव में बांग्लादेश प्रधानमंत्री बनने लायक थे? नहीं। जो देश में था ही नहीं 15 साल से, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? इसको जो है कि आयातित जो है कि नेता के रूप में इसको लाया गया ताकि जो है कि और उसके प्रति माहौल बनाया गया, क्योंकि जो उसका अपना तंत्र है पार्टी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, उसका अपना तंत्र है। पहले से खालिदा जिया का तंत्र तो था ही, पार्टी का तंत्र अपना था। अब उसको थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो वह सत्ता में आ गई। और वास्तव में जो है कि जो जमात इस्लामी था वह ज्यादा जो है कि समाज में उम्र कर रहा था, वो आज विपक्ष में है, लेकिन उसका खौफ ज्यादा था समाज के अंदर। ये आएगा सीधे सरिया लागू कर देगा। महिलाओं को डर था कहीं जो है कि तालिबानी राज ना आ जाए, हमें बुर्का के अंदर रहना पड़े घर के अंदर जो है कि कटघरे में, और कहीं जो है कि वो इस्लामी सत्ता आया और इस्लामी शासन लागू कर दिया, इसके बाद चुनाव प्रणाली खत्म कर सकता था। एक भय जो है कि हमें जो उपलब्ध विकल्प रहता है उसी को चुनाव के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। आज भी हम उपलब्ध जो है, क्या हम 15 साल में क्या मोदी का विकल्प नहीं खोज सकते थे? या मोदी से बेहतर कोई नेता देश का नहीं हो सकता था? लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। न तो जनता प्रयास किया कर रही है, न तो विपक्ष की ऐसी कोई रुचि है। विपक्ष अपना जो है कि नेता अपनी जो है कि सत्ता लोलुपता है और सत्ता पाना चाहते हैं। कोई एक अति प्रतिभाशाली व्यक्ति, अति जो है कि ज्ञान चक्षु से संपन्न व्यक्ति को वह नेता स्वीकार करेगी नहीं। यदि उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी जो है कि सत्ता पाने की जो लालसा है वो तो जो है कि धूल धूसरित हो जाएगी। और यदि हमें इतने बड़े देश में चुनाव लड़ना है, व्यवस्था देना है, कम से कम 10-5 हजार करोड़ रुपया चाहिए। अभी जो है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा कि 500 करोड़ रुपया हो तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो है कि हम अप्लाई कर सकते थे। अब 500 करोड़ रुपया पार्टी को चंदा देने लायक हमारे पास हैसियत नहीं है। और यही आरोप लगा करके बाद में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और विपक्ष की मजबूरी है राहुल गांधी को ढोना। विपक्ष भी चाहती है राहुल गांधी का विकल्प दूसरा यदि मिल जाता है तो हम लोगों का क्या होगा? हो सकता है कोई बढ़िया नेता आएगा तो हम लोगों को काट छाट करके जो है कि अलग न कर दें। तो विकल्प बहुत सीमित होते जा रहे हैं। और आदर्श लोकतंत्र की स्थापना कौन करेगा? करेगा तो सत्ता पक्ष ही, लेकिन सत्ता पक्ष को भी सत्ता में रहना है। ऐसा लोकतंत्र बना नहीं सकता कि उसकी ही सत्ता चली जाए। अंत में सारा मामला यहाँ पर आ जाता है, कैसे सत्ता संभाला जाए, कैसे सत्ता पाया जाए। इसे ये दो नीति पर जो है कि रहती है। लोकतंत्र का चरम लोक स्वराज है, इस पर बहुत चर्चा होती है। लोक स्वराज में लोगों के बारे में समझ अभी बहुत कम है।
और यदि हम लोक स्वराज पर समाज के अंदर किसी से चर्चा करते हैं तो शायद ही उस पर कोई चर्चा कर सके लोक स्वराज होता क्या है। इसके लिए समझ कम है। इस पर जो है प्रचार तंत्र जो है कि विशेष इस पर जो है कि मंथन विचार या इसका प्रसारण नहीं है कि लोक स्वराज पर चर्चाएं हो और लोक स्वराज के जो है कि नीति नियम पर जो है कि विशेष चर्चा हो सके। अब शासन व्यवस्था में स्वनिर्णय का तो भाई जो है कि बहुत बड़ी अभाव है, वो रहेगा ही। और इसीलिए मैं कभी कभी कह देता हूँ कि लोकतंत्र प्रणाली खत्म किया जाए, सैन्य व्यवस्था को लाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र जो है कि जो वर्तमान है उसको लोकतंत्र कह नहीं सकते, एक प्रकार से पार्टी तंत्र हो गई है। एक जैसे भाजपा की बात है तो कुछ अलग है, वहां पर भाई निचले स्तर से कोई उच्च स्तर तक आया है, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी से काम चलने वाला नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में हमारे पास जो है कि कम से कम 2 4 5 विकल्प होने चाहिए। अच्छा, बेहतर एक प्रतिस्पर्धा हो, एक आदर्श को लेकर के, एक दर्शन को लेकर के, एक उच्च विचार वैचारिक स्थितियों को लेकर के एक संघर्ष होना चाहिए। हम आपसे बढ़िया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसका संघर्ष नहीं है। तो उसके लिए जो हमने बातें बताई हैं कि पार्टियों की संख्या निश्चित हो और पार्टियों के अंदर आंतरिक चुनाव हो और लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो है कि विमर्श जम की हो, खूब विमर्श हो। और वहाँ जिस तरह जो है कि प्रधानमंत्री बदला जा सकता है, क्या उसी तरह विपक्ष का नेता नहीं बदला जा सकता है? विपक्ष का भी नेता बदलना चाहिए, हर साल उसका चुनाव होना चाहिए। यदि विपक्ष का नेता जो है कि लोकसभा में, और क्योंकि विपक्ष का नेता ही जो है सर्टिफाइड करता है कि जो है कि विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा। और वहीं किसी को नहीं बोलने दिया, सारा समय अपने पास ही रख लिया, तो कौन बोलेगा? और जो स्पीकर है वह भी जो है कि पार्टी के तंत्र में जो है कि नियमित है, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे कौन से मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, सब पहले से निर्धारित हो जाते हैं, सबको बोलने ही नहीं दिया जाता है। तो जब यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव हर साल होगा, विपक्ष के नेता का चुनाव हर साल होगा, तो सारी बातों को जो है कि सामने विमर्श में आ सकती है। और यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोकसभा में चर्चा हो। लोकसभा का जो मिनट है, एक एक मिनट का कीमत जो है कि करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया करोड़ों डॉलर कर दीजिए, इतना जो है कि संसद चलाने का खर्चा है, लेकिन उत्पादकता क्या है? जीरो, शून्य बटान सन्नाटा, कोई विमर्श नहीं, कोई चर्चा नहीं, खाली हल्ला गुल्ला करके जो है कभी आड़े गाड़े जो है कि तीखे टेढ़े मेढ़े रास्ता से कुछ बिल पास हो जाते हैं। बिल पास करने की रणनीति बनाई जाती है, लेकिन चर्चाएं कहाँ होती है? चर्चाएं कुछ नहीं, कहाँ से बैकडोर से कौन सा बिल पास हो जाए, ये सब चीजें हैं। और वस्तुतः जो है कि इस पर और बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। मैं वैदराज बोल रहा हूँ। जी बताइए आदरणीय। लोकतंत्र का चरम जो लोक स्वराज है, लोकतंत्र का चरम तो अराजकता है, और ये विकृत लोकतंत्र है, उसका चरम हो गया है। लोकतंत्र का समाधान है आदर्श लोकतंत्र, लोक स्वराज जिसे कहते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में स्वनिर्णय का अभाव मैं समझ नहीं पाया। स्वनिर्णय का मतलब अभाव किस रूप में देखा जाता है, ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। एक बार दोबारा पूछेंगे आप? भारतीय शासन व्यवस्था में स्वनिर्णय का अभाव, स्व कौन है? लोक। जी और लोक का निर्णय किस तरीके से होगा, ये मैं समझना चाहूंगा। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। कोई और साथी बताएं, किसी का प्रश्न है या कोई बात है तो? हेलो।
जी आदरणीय बताइए। वर्तमान लोकतंत्र और विकृत लोकतंत्र जो टॉपिक है, हम इसको मैं छोटा सा एक उदाहरण से रखना चाहता हूं। थोड़ा सा भले लिंक लाइन से हट के भी हो सकती है बात। क्या है कि एक हॉस्टल था, जहाँ 100 बच्चे रहते थे। वहां का व्यवस्थापक उसको डेली खिचड़ी खिला रहा था। सारे बच्चे डेली वही खिचड़ी खा खा के उब गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों को कुछ अलग चाहिए। अलग अलग बच्चे अलग अलग डिमांड रखते थे। जो व्यवस्थापक था वो कहा कि तंग आ गया इनसे, तो कहा ठीक है, क्या कहते एक मतदान करा लेते हैं। सारे बच्चे भी राजी हो गए। उसमें 25 बच्चे थे जो एक केवल खिचड़ी पसंद करते थे। बाकी बच्चे अलग अलग व्यंजन पसंद करते थे। एक वोटिंग हुई। कुछ लोगों ने पूरी सब्जी रखा, कुछ लोग चावल दाल का डिमांड रखे, कुछ लोग और रखे। ऐसे ऐसे बिंदु आए, सभी बिंदु वोटिंग हुआ। वोटिंग में खिचड़ी के 25 बच्चे थे, खिचड़ी शौकीन। वो लोग एक जगह वोटिंग किए, हम लोग को खिचड़ी चाहिए। पता चला कि 22 बच्चे पूरी सब्जी में किए, 20 लोग चावल दाल में किए। इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट में रहे। जब वोटिंग हुई तो खिचड़ी वालों की संख्या फिर 25 आ गई, जो सबसे अधिक संख्या थी। बाकी की संख्या कम में रह गई। अब 100 बच्चों को फिर से खिचड़ी खानी पड़ी। अब इसको हम लोकतंत्र में देखें तो आदर्श लोकतंत्र माने इसे या विकृत लोकतंत्र माने। सेम स्थिति भारत की भी यही व्यवस्थाएं हैं। पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, मैं बताया था। वर्तमान जो अभी लोकसभा विगत चुनाव हुआ, उसमें 66% समथिंग, 66 या 67% समथिंग वोटिंग हुई थी। कुल मतदान पड़ा था, जिसमें भाजपा का वोट प्रतिशत 35 के समथिंग था। अब 66% वोटिंग में 35 या 36 था, हम मानते हैं तो 22% वोटिंग हुई। यानी 78% लोग तो इस विचारधारा से सहमत नहीं रहते थे। अभी जो भाजपा सरकार चला रही है या जिसकी गवर्नमेंट है, तो 78% लोग तो इनके विचारधारा सम्मित नहीं थे। क्योंकि अगर इनके सहमत होते तो 100% वोटिंग होती, तो सर्वसम्मति तो हुई नहीं। तो आदर्श लोकतंत्र हम इसे भी नहीं मान सकते। अगर हम लोग मिलकर कोई नया ऐसा प्रतिपादित कर भी देते हैं या लागू हो भी जाता है, तो सर्वसम्मति वाली बात तो रहती नहीं है, क्योंकि सारे लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उन्हें क्या हम ये मान लें, मौन स्वीकृति मान लें या विरोध माने? अपने मन से कुछ तो मान नहीं सकते, वो तो हिस्सा लिए नहीं उसमें। और जितने लोग हिस्सा लिए उसमें बहुमत मान लें तो फिर वहीं आ जाएंगे कि 65% लोग वोटिंग करेंगे, 66 लोग करेंगे, तो 34 लोग जिनको चाहेंगे वो सरकार बन जाएगा। तो 34 चाहेंगे तो फिर 66 लोग रह जाएंगे जो उस विचारधारा से सहमत नहीं रहते हैं। तो बहुसंख्यक तो फिर किनारे रह गया, यानी असंतुष्ट रह गया। तो आदर्श लोकतंत्र तो हुआ नहीं उन स्थितियों में भी। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। हेलो। हाँ, बाकी के साथी बताएं। आवाज नहीं आ रही। जी बताइए। हेलो। नहीं, अपनी बात कंप्लीट हो गई, बाकी लोग कहें।
अच्छा ठीक है, वैद्यराज जी का एक सवाल था, किसी साथी को कोई प्रश्न है? आई थिंक वैद्यराज जी आप पूछ रहे थे कि जीवन पद्धति में जो है स्वशासन का क्या अर्थ है, ठीक कह रहा हूँ? शासन व्यवस्था में भैया शासन व्यवस्था में स्वनिर्णय का अभाव, स्वनिर्णय का अभाव। इसको कैसे समझा जाए? आप जनता के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, समाज के संदर्भ में? नहीं, यहाँ पास कोटेशन में जो लिखा हुआ है उसको समझाया जाए। विपुल जी आप पढ़ के बताएं क्या है। विपुल जी आवाज आ रही है? जी, आवाज तो आपकी आ रही है, जी विपुल जी की नहीं आ रही है। एक मिनट। भारतीय शासन व्यवस्था में स्वनिर्णय का अभाव बड़ी समस्या। ये मुनि जी का पूरा कोटेशन पढ़ने पर समझ में आएगा। मुझे लगता है कि ये शायद जो है समाज की सहभागिता की बात की जा रही है, और जो अपनी जो इकाइयां हैं, जैसे स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, या आर्मी का, या बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिनका अपना एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही हमारी ग्राम सभा है, हमारी परिवार सभा है, या हमारी जो अन्य इकाइयां हैं, वहां पर स्वनिर्णय या फिर सहभागिता का अभाव दिखाई देता है। मेरा जो अनुमान है, शायद मुनि जी ने ये इस संदर्भ में लिखा है। बाकी अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है भैया जी, ऐसा ही होगा। जी जी ठीक है। कोई और साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी रख सकते हैं। मुझे लगता है आज बाबा जी मीटिंग में है, नहीं बाबा जी आज पहुंचे होंगे। ठीक है, तो कल जो है वो शुक्रवार है, और जैसे शुक्रवार को हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग कोई भी हमारे जो नए साथी हैं वो विषय रख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी साथी जो है अपने आप बताएं कल कौन विषय रखना चाहेगा। मुनि जी के लेख पर रखना चाहें लेख पर रख सकते हैं, या पुस्तक पर रखना चाहें तो पुस्तक पर रख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। अनोखे लाल जी कल विषय आप रखेंगे? मदन जी कल आप रखिए विषय। चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की मीटिंग को हम लोग समाप्त कर सकते हैं।